जागीरें बांटी, मगर निजाम ने हैदराबाद के तरफ जागीरें नहीं बांटी। जुबली हिल कॉरपोरेशन बनाने का निजाम के पास प्रोग्राम था। बैठ जाइए। निजाम ने, अब ये हाईटेक सिटी की बात चंद्रबाबू नायडू करते हैं। अरे बाबू, वो निजाम की दूरंदेशी थी कि निजाम ने उन जमीनात को मेरी पसंद नापसंद का सवाल अलग बात है, मगर जो सच्चाई है तो उसको बयान करना पड़ेगा। अब जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, मैं तो सिर्फ उनसे इतना ही कहूंगा, और जो हमको इल्जाम लगाते ये रजाकार है, बीजेपी बोलती है ओवैसी रजाकारों से इसका ताल्लुक है, वो कांग्रेस का चेपीदी बोलता है निजाम है। अरे इनो हम निजाम, हम रजाकार, और आप क्या है, दूध के धुले हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी की मंडी में पंचर पड़ चुका है, मंडी में पंचर हो गया, तो अब इन्हों परेशान नहीं हो। असदुद्दीन ओवैसी को बोलो, मजलिस को बोलो, मैं चैलेंज करके आज पूछ रहा हूं, मेरी जमात का नाम कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बताओ उस वक्त की जमात का नाम क्या था, बताओ क्या नाम था, बताओ। तुम बता सकते हो उस वक्त क्या नाम था? नहीं बताओगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रखा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने। नाम कुछ लंबा चौड़ा नाम था, लंबा चौड़ा नाम था, ये नाम नहीं था। अरे जो रजाकार हमको बुलाते रे बाबू, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो तुम्हारे सामने सीना तान कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो रजाकार थे वो भाग गए, जो वफादार है वो ठहरे हुए हैं। तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, मर रहे हो, मगर जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। जो वफादार थे ठहरे हुए हैं, तुम उनको मार कर समझता है कि वफादार डर कर वतन को छोड़ देंगे। अरे जब वफादार है तो वतन को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कितना भी जुल्म कर लो, तुम्हारे बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जेलें खत्म हो भर जाएंगी, मगर हम अब वतन से वफादार थे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कमजोरी के मजारे हम नहीं करेंगे। यही काम, यही सबक हमको हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुजुर्गों ने हमको सिखाया। आज मजलिस पर तनकीद करने वालों, कभी तुम ये भी तो सोचो कि उस पुराशुभ दौर में जब 20,000 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया गया, जब नौकरियों से निकाल दिया गया, जब सब चीज खत्म हो चुका था, उसके बाद मजलिस ने एक चिराग को जलाया। उसके बाद मजलिस ने चिराग को जलाया और इस उम्मीद पर जलाया कि हम बातिलों के तूफानों में इस चिराग को जला के रहेंगे, अपने हक को लेंगे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस को ताल्लुक से कहा कि हम भारत के आईन में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उस वक्त भी मजलिस को तकालीफ दी गई थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने की जेल की सजाएं काटना पड़ा, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी और मजलिस के जिम्मेदारों के हौसले पस्त नहीं हुए। अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर के बैंक के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद को तकालीफ का सामना करना पड़ा। अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद को तालीम को भी तर्क करना पड़ा, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी को उठाया था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपने रुफ़क़ाओं के साथ मजलिस के पैगाम को लेकर आगे बढ़ा। अरे जालिमों, जो मजलिस पर तनकीद करते हैं, क्या तुम इस बात को भी नहीं मानते कि मजलिस ने लोगों के दरमियान में भारत के आईन के एतमाद को मजबूत किया? मजलिस ने अपनी सियासी सफर के जरिए
कमजोरों, मजलूमों, दलितों, मुसलमानों को कहा कि आओ अपनी लीडरशिप बनाओ। क्या इससे देश मजबूत नहीं होगा? यह और बात है कि तुम दलित और मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते, मगर यह काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस पर तनकीदें बहुत की जाती हैं। ऑपरेशन पोलो मुश्किल था, तकलीफ दे था, और जैसा कि आज अमित शाह ने कहा वो गलत था। और अमित शाह को तारीख नहीं मालूम। सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद का भारत में इंटीग्रेशन एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। ये सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था, ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। हैदराबाद के ताल्लुक से नेहरू ने कहा था कि इट इज ए माइक्रोकॉज्म ऑफ इंडिया। ये नेहरू ने कहा था हैदराबाद के बारे में। अब अमित शाह आके क्या हमको हैदराबाद की तारीख बताएंगे? वो है सभी इन्हों भी झूठ बोलते, उन्हों भी झूठ बोलते। एक बोलता निजाम, एक बोलता रजाकार, तारीख नहीं मालूम, जवाब देना नहीं आता, तो इसलिए पुकार के कुछ तो भी बोल देना। अब कोई रोड पे दीवाना जा रहा, रे मियाँ देख, तो समझ नहीं तू झूठा बोलता, बोल दीवाने क्या कर सकते आप। मेरे भाई, अब आप कोई बात बोले तो मेरे दिमाग को छेड़े आप। ये क्या है? ये क्या है? अब क्या है? नहीं है ना? तो इसमें 95% काम कौन करता? हाँ, ये करता, ये करता, ये करता ना। 95% काम कौन करता? ये करता ना, ये करता। राइट साइड ये करता ना, ये नहीं करता, नहीं करता ना। इन्हें ये काम आप कर रहे, पूरा 95% काम आप कर रहे। सुनो, 95% पूरा काम हम कर रहे। ये दुम छल्ले ऐसा आके हमारे हमारे हमारे। अरे इसके बगैर इसकी अहमियत नहीं है, याद रखो। ये लिखता, ये कागज काला होता, इससे कागज काला नहीं होता। तो आप 95% के लोगों का साथ देना, 5% का नहीं देना। समझ में आई बात? चाहे वो कांग्रेस हो या फिर ये बीजेपी हो, ये 95% है, ये 5% है। तो इन्हें क्या करते, ऐसा लगा लेके यहां। अच्छा, जब यहां लगाते तो इन्हें अंदर छुप जाता। दिखता क्या? ये नहीं दिखता। तो आपसे मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी आप बन जाओ। ये तो है, ये भी आप बनो। ये जब होगा ना मजलिस, आपकी आवाज और ताकत बन जाएंगी पूरी भारत में। तो पूरी तकलीफ हम उठाते, मेहनत हम करते, इनके परदादा से लेकर अब तक इनको ही साथ दिए। मुल्क आजाद होकर 75 साल से ज्यादा हो गया। बीजेपी की हुकूमत रही है तो कभी कांग्रेस की रही है, मगर बर्बाद कौन हो रहे हैं? तकलीफ 95% को, और इसमें दलित भी है, मुसलमान भी है, आदिवासी भी है। और हमारी बर्बादी पर इन्हों आके अपना ताज लगाते हैं और वोट हासिल करते हैं। ये बात आपको समझाना जरूरी समझता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हमारे भाई ने मजमे में से कोई बात ऐसी कर दी। अच्छा, ये बीजेपी बोलती कि इन्हों रजाकार। हम अमित शाह से पूछना चाह रहे, अमित शाह साहब, क्या आप आबिद हसन के नाम को जानते हैं? हम आरएसएस के ये संघियों से पूछना चाहते जो सुबह उठते कि 90 साल चड्डी पहने, आजकल जरा पैंट पहन रहे। बताओ, क्या तुम आबिद हसन को जानते हो? कौन थे आबिद हसन? आबिद हसन हैदराबाद के थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। जब बोस जर्मनी से जापान सबमरीन में गए तो कौन था मुसलमान? आबिद हसन था। ये आज हम जय हिंद का जो नारा लगाते, कौन बोला ये नारा? आबिद हसन ने दिया।
हैदराबाद के थे, क्यों दिया? निजाम की हुकूमत थी, मगर भारत का था मामला, भारत का मामला था। और आज आप हम पे उंगली उठाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम बार बार बोलते कि नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद इज व्हाट माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन कल्चर, नेहरू ने कहा था। इनको खैर नहीं मालूम, अब रजाकार तो चले गए, अब गोडसे और सावरकर की औलाद बाकी है, इनको भगाना। गोडसे और सावरकर की अभी जानिशीन है, औलाद है, इनको हमको देखना है। और हर बिल्कुल अभी कब भगाएंगे, अभी टाइम आ गया ना। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग निजाम की हुकूमत की यकीनन उनके अच्छे काम की हम तारीफ करते, मगर क्या निजाम की हुकूमत में लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, जस्टिस था, फ्रेटर्निटी था? नहीं था। चंद रईस लोगों के पास दौलत थी, चंद जागीरदारों के पास दौलत थी, जिसमें मुसलमान और हिंदू भी शामिल थे। मगर जितना गरीब हिंदू था उतना गरीब मुसलमान भी था, जो बीजेपी नहीं बताना चाहती। उस वक्त भी कई मुसलमान थे जो निजाम के खिलाफ थे, मगर बीजेपी और ये तमाम लोग ये बताना चाहते कि हर मुसलमान निजाम का चाहने वाला था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को आज निजाम बोलते, रजाकार बोलते, आप जो चाहे बोल लो मुझे, मगर क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? क्या आप भारत के सिटीजन नहीं हैं? क्या आपके अब्बा भारत के सिटीजन नहीं थे? क्या आपके दादा नहीं थे? क्या आपके परदादा नहीं थे? क्या परदादा के परदादा नहीं थे? अरे बाबू, आदम अलैहिस्सलाम यहां पर आए तो हमारा हुआ। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से पैर कदम डाले तो हिंद में डाले। अब इन्हों आके बोलते नहीं तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है। अरे बाबू, बात ऊपर तक चले गई बहुत। तुम्हारे कने रिकॉर्ड नहीं है, मेरे कने रिकॉर्ड है, हम कहां से आए? और फिर ये अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमको इल्जाम लगाना, हम इन तमाम को एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारा खुदा हमारा हुक्मरान है, हमारा अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा अल्लाह हमारा रूलर है, और हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। तुम्हारे ये दुनिया के हुक्मरानों के डर और खौफ से, ये जुल्म के डर से हम झुकने वाले नहीं हैं। जब पुलिस सेक्शन में 20,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, जब बौलियों में माओ ने अपने कमसिन बच्चों को लेकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जानों को गंवा दिया, हम उनके वारिस हैं जिन्होंने खौफ को अपने करीब आने नहीं दिया। वो हमारी नजर में आज भी वो जिंदा हैं और कल भी रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तारीख को आपको पढ़ना पड़ेगा। काश ये नौजवान अपना वक्त निकालकर थोड़ा सा किताब को खोलकर अगर ये पढ़ लेते तो उनको अंदाजा होता कि पुलिस सेक्शन क्या था, तारीख क्या थी, और मुस्तकबिल में हमको इस तमाम चीज़ों को देखकर अपने फैसले करना पड़ेगा। और हमारे पीछे हम देख रहे हैं हरियाणा नूह में 450 घर को, बिल्डिंगों को, मेडिकल शॉप को बीजेपी ने तोड़ दिया, बगैर नोटिस दिए, बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे। और देश के वजीर आजम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नूह में लोग हजारों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं आप। आज चिलचिलाती धूप में आप खड़े हैं, पिछले 1-1.5 घंटे से आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं, मगर अपने दिलों पर जोर डालकर सोचो कि अगर तुम्हारे सरों से तुम्हारा घर लूट लिया जाता, तुम्हारे सर से तुम्हारे घर का छत छीन लिया जाए, और तुम पिछले 2 महीने से
इस आसमान के नीचे अपनी औलाद के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ बेघर हो चुके हैं, तो क्या गुजरती आपके ऊपर? उस नूह के लोगों के बारे में सोचो जो हरियाणा में उनको बेघर कर दिया गया। थोड़ी देर के लिए अपने कलेजों पर जोर डालो। जो ये कांग्रेस और बीजेपी मजलिस को रजाकार और निजाम कहती है, ट्रेन में जब उस वर्दीपोश दहशतगर्द आतंकवादी ने नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर गोलियां चला रहा था, मैं उस मंजर को देखा, बार बार देखता हूं तो यकीन नहीं आता कि मैं क्या देख रहा हूं। जब वो नाम पूछकर गोली मार रहा था तो कोई एक मर्द का बच्चा नहीं उठा, 10-12 लोग उठकर उसको कुछ बोलते, उसके पास से हथियार छीन लेते। सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये फिरका परस्ती है, ये फिरका परस्ती है कि इनको मालूम कि ये दाढ़ी वाले को, टोपी पहनने वाले को मारेगा। अगर आज मुझे रजाकार और निजाम कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, मेरे सर पर टोपी है और मैं मजलूमों की लड़ाई लड़ता हूं। तो इसीलिए इल्जाम लगा दो या मौका मिला तो गोली मार दो इन लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने उस ट्रेन में जिस दहशतगर्द ने आतंकवाद के नंगे मुजाहरे किए, दहशतगर्दी की, वजीर आजम ने अपने मुंह से उसका कंडेमनेशन नहीं किया। और जब वही शख्स आपके कहां बाजार घाट के रहने वाला, ये बैटरी लाइन के रहने वाले थे, अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के असेंबली में इसको मसले को उठाया। एक्स ग्रेशिया कितना 5 एक्स ग्रेशिया, हाँ, एक्स ग्रेशिया दिलाया गया। मंजलिस ने अपनी तरफ से उनको एक्स ग्रेशिया दिया। उस बेवा को गवर्नमेंट ने नौकरी दी मंजलिस की नुमाइंदगी पर, और फिर मंजलिस की नुमाइंदगी पर चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर ने 2 BHK का घर उनको दिलाया। आप हमको गाली देते हैं ना, राजस्थान में आपकी हुकूमत है, दिलाना था। बिहार में आपकी हुकूमत है, दिलाना था। वो मरने वाले बिहार के भी थे, राजस्थान में भी थे। नहीं, वहां कुछ नहीं करेंगे। मंजलिस क्या करे रे? मंजलिस ने किया ना प्यारे, तुम भी कर लेते कुछ बिहार में। तुम्हारे नीतीश को बोलते, तुम्हारे वो गहलोत को बोलते कि कुछ करो, नहीं करेंगे। और फिरका परस्त मैं हूं, निजाम मैं हूं, रजाकार मैं हूं। अरे मैं इनका मेरा ताल्लुक नहीं है, मगर यकीनन तुम गोडसे और सावरकर के जानशीन हो। अगर तुम में गांधी से मोहब्बत होती, इक्वालिटी के से तुमको सम्मान होता है समझ होती, तो तुम ये काम नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे वजीर आजम तो मुंह खोलते ही नहीं है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। जुनैद नसीर के घर को राजस्थान में कौन मिलने जाता है? कांग्रेस का अशोक गहलोत नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जाकर मुलाकात करता। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं वहां पर गया नसीर के घर को, तो मुझे जानकर तकलीफ हुई कि मरने वाले के 5 बच्चे थे और मरने वाले के ऊपर उसके बड़ा भाई जो नींद पागल है, उसके 6 बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया क्या दिया? 5 लाख। कन्हैया लाल का कत्ल, वो टेलर था कन्हैया लाल, उसको दहशतगर्दों ने उसको मार दिया। तो बीजेपी, वहां कांग्रेस की हुकूमत ने 50 लाख दिए कन्हैया लाल की फैमिली को। अच्छा किया। वही 50 लाख जुनैद नसीर को भी देते। आप नहीं कर सकते आप। मगर मैं निजाम हूं, मैं रजाकार हूं, क्योंकि सर पे टोपी है, नाम मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी सफर का कंट्रीब्यूशन रहा कि आज 200 से ज्यादा तेलंगाना में स्कूल हैं। टिमरिस के करीब 70-80 हजार के करीब बच्चे और बच्चियां तालीम के जेवर से आरास्ता हो रही हैं। नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चियां और बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। चंद्रायन गुट्टा के टिमरिस के स्कूल में हमारा एक बच्चा हिंदू भाई का बेटा वो क्वालिफाई हुआ। मैंने उसको भी बुलाया और मुसलमानों को भी बुला कर कहा कि लो मजलिस तुमको 1-1 लाख रुपए देती है, अपनी तालीम को जारी रखो। आप भी करना था ना। नहीं, मजलिस को गाली देंगे, बीजेपी भी मजलिस को गाली, कांग्रेस भी मजलिस को गाली। इन दोनों के लिए मजलिस तकलीफ का बाइस बनी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीनों से सींचा। इस राह में हमारे बुजुर्गों ने बड़े मसाइब और मुश्किलात को उठाया और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी हम मसाइब और मुश्किलात को उठाएंगे। मगर मजलिस पर तनकीद करना, मजलिस पर इल्जामात लगाना कोई नई बात नहीं है। अब्दुल वाहिद ओवैसी पर भी इल्जाम लगा था, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने लड़कर दारुस्सलाम का मुकदमा जीता। दारुस्सलाम आज आपका है, मेरा नहीं है। दारुस्सलाम सुबह क़यामत तक अवाम का रहेगा। सालारे मिल्लत ने अपनी सियासी हिकमत के जरिए